जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि मैं ये अब एक्सरसाइज 7.2 शुरू करूं, मैं आपको वो बता जाऊं कि ज़ीरो फैक्टोरियल 1 के इक्वल क्यों लिया हुआ हमने। सॉरी, वो पिछली एक्सरसाइज में मिस हो गया, लेकिन चलें। ज़ीरो फैक्टोरियल जो है वो 1 इसलिए है कि आपको मैंने बताया था जो देखें 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल है 5 इंटू 4 फैक्टोरियल के, और 4 फैक्टोरियल किसके इक्वल है 5 फैक्टोरियल ओवर 5 के। तो 2 फैक्टोरियल किसके इक्वल है 3 फैक्टोरियल ओवर 3 के, और 1 फैक्टोरियल किसके इक्वल है 2 फैक्टोरियल ओवर 2 के। इसी तरह 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा 1 फैक्टोरियल ओवर 1 के। तो 1 फैक्टोरियल 1, ये भी 1, तो ये 1 हो गया। इस कंसेप्ट से इसको ज़ीरो फैक्टोरियल को 1 लिया हुआ है, ना कि इसको उस कंसेप्ट से कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ज़ीरो फैक्टोरियल इज़ ज़ीरो। जैसे 1 फैक्टोरियल 1 है ना, और 3 फैक्टोरियल है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसको मल्टीप्लिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फिर तो ज़ीरो फैक्टोरियल ज़ीरो ही होना चाहिए, लेकिन ज़ीरो फैक्टोरियल 1 के इक्वल है। ये चीज़ें जब इतने इस नहज पे पहुंचती हैं ना जिसमें, अच्छा ये फैक्टोरियल का तो बाय डेफिनेशन है ना कंसेप्ट, यानी कि हमने खुद मैथमेटिशियंस ने डिफाइन किया ना कि जी फैक्टोरियल ये होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन फैक्टोरियल्स की आप रख देंगे। आप चाहे अपने लिए कोई ऑपरेटर रख दें, चलें आप 3 बार इस तरह का एक हम ऑपरेटर बना लेते हैं। हम कहते हैं जी कि ये 3 फैक्टोरियल है, इसको कोई भी नाम दे दें, 3 बार डैश कह लें, या इसको कोई भी आप इसे नाम दे लें आपके जी कि 3 प्लस 2 प्लस 1 होगा। ये है इसका सम 1 तक, या 0 तक इसका आप सम रख लें, आपकी मर्जी। लेकिन ये प्रैक्टिकल भी, इसकी अगर कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगी बहुत ज्यादा, तो मैथमेटिशियंस इसको अडॉप्ट कर लेंगे, नहीं तो मैथमेटिशियंस कहेंगे कि जी हम इसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे। ये होती है रिसर्च करना, या अपना कोई आइडिया वो रिसर्च पेपर में लिख के कम्युनिटी में आप पब्लिश कर देते हैं, मैथमेटिशियंस उसको स्टडी करते हैं, तो वो फिर उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। तो जिस बंदे ने भी पीछे अपना नाम पढ़ा था हमने, उसने इसकी प्रैक्टिकल फैक्टोरियल्स की एप्लीकेशंस देखी तो उसने इस तरह डिफाइन कर दिया। आई डोंट नो ज़ीरो फैक्टोरियल उसने 1 डिफाइन किया या किसी और ने। तो मैथमेटिशियंस इस कंसेंसस पे पहुंचे कि ज़ीरो फैक्टोरियल को 1 रखना है। वो अगर इस पे पहुंच जाते, देखते कि ये ज़्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है हमें कि ज़ीरो फैक्टोरियल को 0 के इक्वल रखें, तो इसको उसके इक्वल रख देते हैं। लेकिन ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है कि 1 के इक्वल रखा जाए, वो आगे चल के आप देख लेंगे जब हम कॉम्बिनेशंस और ये परमुटेशन पढ़ेंगे कि एन सी एन और एन सी आर या एन पी एन जब फाइंड आउट करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि ज़ीरो फैक्टोरियल 1 के इक्वल क्यों है। ठीक है जी, चलें चलते हैं हम आगे। और नेगेटिव फैक्टोरियल्स को हमने डिफाइन ही नहीं किया हुआ। अच्छा जी, अब परमुटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है। परमुटेशन ये है कि जब आप चीज़ों को अरेंज करना चाहते हैं, फर्ज करें आपके पास दो लेटर्स हैं ए और बी, तो इनको किस तरह अरेंज किया जा सकता है, ए और बी और ए, ये दो तरीके हैं इनको अरेंज करने के। ठीक है, इसी तरह इसमें एक और लेटर, ये बुक्स भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, इसी तरह फर्ज करें इसमें ज्यादा लेटर्स आ जाएं, ए बी सी अगर आ जाते हैं बीच में, ए बी एंड सी, मैं जरा नीचे चल लूँ, उधर चल के आपको बताता हूँ, और इसे कर लेते हैं। हाँ जी, अब दो लेटर्स हैं ए और बी, इनको अरेंज करने के तरीके हैं ए बी एंड बी ए। यही अगर तीन लेटर्स हों ए बी और सी, तो इनको अरेंज करने के तरीके हैं ए बी सी, ए सी बी, और वो दोनों हो गए। अब आएगा बी ए सी, बी सी ए, अब आएगा जी सी ए बी और सी बी ए। ये 6 तरीके हैं इनको अरेंज करने के। ठीक है,
अब ये परमुटेशन इस तरह की डील करता है, इस तरह की अरेंजमेंट से, कि ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कैसे करना है। ये अरेंज करने के ये 6 तरीके हैं ना, 3 लेटर्स को ए बी सी को, और इसको अरेंज करने के 2 तरीके हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन जो है वो अरेंजमेंट में ऑर्डर को नहीं देखता। कॉम्बिनेशन आई है मेरे ख्याल, कॉम्बिनेशन एन नहीं है, ए ही है। अच्छा, तो कॉम्बिनेशन ऑर्डर नहीं देखता। कॉम्बिनेशन के लिए ए बी बराबर है बी ए के, तो ये एक ही कॉम्बिनेशन है लेकिन 2 परमुटेशंस हैं। इसे क्या कहेंगे? 2 permutations 1 combination। ये एक ही कॉम्बिनेशन है। ए बी सी ऑर्डर मैटर नहीं करता किस मैटर में आए हैं, एक कॉम्बिनेशन है, जबकि 6 परमुटेशंस हैं। ठीक है जी। इन शॉर्ट, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन अरेंज ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के बारे में डिस्कस करते हैं, जबकि कॉम्बिनेशंस उसके ऑर्डर को कंसिडर करता है और परमुटेशन उसके ऑर्डर को कंसिडर नहीं करता। अच्छा जी, तो ये अब हम देखते हैं आगे चल के कि अब पढ़ते हैं ये क्या कह रहा है। सपोज वी लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू नेम द ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी, द वेरियस पॉसिबल वेज। ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज परमुटेशन के बारे में, कॉम्बिनेशन के बारे में आगे आएगी। द वेरियस वेज वी ways are obtained by constructing a tree diagram as स्टार्ट ये है ए और बी और सी, ए के बाद सी और बी, ये दो मुख्तलिफ तरीकों से, बी अगर फर्स्ट हो तो ए और सी को इस तरह किया जा सकता है, सी अगर हो तो ए और बी को इस तरह अरेंज किया जा सकता है। टू डिटरमिन द, बड़ा कर दूं आपको, जरा नजर आए अच्छी तरह आपको। To determine the possible ways, we count the path of tree beginning from the start to the end of each branch. So we get 6 different names of triangle. A, B, C, ठीक है, ये 6 अभी हमने देखे हैं। Thus there are 6 possible ways to write the names of triangle with vertices A, B and C. Explanation: in the figure we can write any one of the 3 vertices at first place. After writing at first place any one of the 3 vertices to vertices of left, so there are 2 choices to write at second place। यानी कि वो कह रहा है कि ये इसके वर्टिसेस है ना ट्राइंगल के ए बी सी, तो फर्ज करें 3 वर्टिसेस है ना, तो 3 प्लेसेस है हमारे पास, 1 2 और 3। तो कह रहा है कि पहली जो प्लेस है, पहला जो वर्टिस है वो ए बी सी में से कोई भी हम एक ऑप्शन उसे दे सकते हैं, या हम उसे ए असाइन कर दें या बी कर दें या सी। ये जरा गौर से सुनना आपने। तो पहले पोजीशन पे हम कितने वेज से फिल कर सकते हैं? 3। तो जब इन तीनों में से एक इसको असाइन हो जाएगा तो पीछे कितने बचेंगे? 2। तो दूसरी पोजीशन में हम कितने मैक्सिमम वेज से असाइन कर सकते हैं? 2। और 3 थर्ड में एक ही बचेगा, थर्ड है 1। जो टोटल नंबर ऑफ वेज हम इसको डिफरेंट तरीके से असाइन कर सकते हैं वो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, और ये 6 होगा। और ये इंतहाई ज्यादा अहम प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल को काउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं, जो कि अगले पेज पे आप पढ़ लेंगे। ये जो इस इधर बता रहा है, ये आपने बड़े ध्यान से इसको समझना है। ये आप समझेंगे तो आपको समझ आएगी। ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ और इसके ऊपर मैं इस तरह लिख देता हूँ, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। ये समझ आएगी तो चैप्टर होगा, ये समझ नहीं आएगी तो चैप्टर नहीं होगा। तो बस ये याद रखिएगा। और ये ना सिर्फ ये चैप्टर नहीं समझ आएगा, आगे चल के आप जब हायर क्लासेस में ये पढ़ेंगे तो ये अगर छोटा सा आसान सा ये है, लेकिन ये अगर आपके जहन में क्लियर ये कंसेप्ट नहीं होगा तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। इस यही पीछे इस्तेमाल हो रहा होता है, तो हम लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 या 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, तो आंसर आ गया जी 1/4।
और बंदे की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, अच्छा जी ये मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, ये कैसे हमने ये लिख लिया है, ठीक है। और वो पता नहीं चल रहा होता, पीछे असल में यही इस्तेमाल हो रहा होता है काउंटिंग प्रिंसिपल, और कुछ भी नहीं होता। बहुत आसान है, इंतहाई आसान है, लेकिन जितना आसान है उतना ही अहम है ये। तो ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया इधर, ये आगे चल के वो डेफिनेशन इसकी बता रहा है, लेकिन पीछे इसने एक्सप्लेन कर दिया। फिर देख लें कि 3 वर्टिसेस थे हमारे पास ए बी सी। अब ट्राइंगल को साइन करने हैं, उसको नाम देने हैं, ठीक है ना। अब आप इसको वर्टिस ए कह लें, इसको 2 कह लें, इसे 3 अगर कह लें रेफरेंस के लिए, ठीक है। ये अगर आप इसको रोटेट कर देंगे ट्राइंगल को, तो फर्ज करें मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, रोटेट की है बी सी और ए, तो मैंने ये डिफरेंट नहीं असाइन कर दिए, ये उसी ट्राइंगल को मैंने रोटेट करके ऐसे लिख दिया, इसलिए मैंने 1 2 3 असाइन की है, ताकि हमें आसानी हो। ये वर्टिस 1 को ए बी सी या 1 2 3 जो वर्टिसेस हैं इसके, उनको असाइन करने के लिए अगर हम 6 मुख्तलिफ तरीके हैं ए बी सी, उनको असाइन हो जाएंगे, ठीक है जी। तो पहला वर्टिस है, पहली जो पोजीशन है उसको 3 तरीकों से फिल किया जा सकता है, ए बी सी ऑप्शन है ना। जब इन तीनों में से एक इधर आ गया, कोई भी आ जाए, ए बी सी आ जाए, ए आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इन तीनों में से एक इधर असाइन हो गया, यानी कि 3 डिफरेंट तरीकों से हो सकता था ना, आएगा इधर एक ही, ए आएगा या बी आएगा, फर्ज करें बी हमने लिख दिया, आएगा एक ही, लेकिन मुख्तलिफ हमारे पास चॉइसेस तो 3 थी ना, ए बी सी थी। अब बी इसमें से खत्म हो गया, इधर कितनी चॉइसेस बची, ए या सी से हम कर सकते हैं, चलें सी इधर कर दिया, तो सी की ऑप्शन भी खत्म हो गई। अब थर्ड में कितनी चॉइसेस हैं, वो 1 चॉइस है, ए है, तो इसको इधर लिख दिया, या इसमें से कोई भी हो सकता था, लेकिन 3 डिफरेंट वे से इसको कर सकते हैं, इससे 2 डिफरेंट वे से, इससे 1, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आ गया। ये काउंटिंग प्रिंसिपल है, ये आपने अपने पल्ले से बांध लेना है। नहीं समझ आया तो दोबारा मेरे ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया वो देख लें, अभी चल के आगे इसको भी समझा देता हूँ मैं। ये बार बार इसको अपने पल्ले से बांध लें, जब बंधेगा तब आगे चलिएगा, नहीं तो ये चैप्टर कभी भी समझ नहीं आएगा। आप जो मर्जी कर लें, रट्टा मार सकते हैं, शायद आपका हाफिजा अगर बहुत तेज है, मैं तो नहीं, रट्टा तो मेरे से कभी भी नहीं लगा था क्वेश्चंस को, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस और रट्टा पता नहीं कैसे लगता है। तो लेकिन अगर ये लॉजिक क्लियर होगा तो चुटकी में ये क्वेश्चंस होंगे, आप अपने जहन में ये क्वेश्चंस कर लेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस जाहिर बात है चाहिए, कोई नए टाइप का क्वेश्चन आएगा उसमें आप कुछ फैक्ट्स मिस कर सकते हैं, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान ना जाए, तो उस वजह से आप गलती कर जाएं। लेकिन ये प्रिंसिपल जो है वो आपका हेल्पर रहेगा थ्रू आउट, जब भी आप सारी जिंदगी प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी की थ्योरी बेस ही इस प्रिंसिपल पे करती है, ये समझ लें, सारी की सारी प्रोबेबिलिटी की का प्रिंसिपल इसके ऊपर टिका हुआ है। ये प्रिंसिपल जब तक है प्रोबेबिलिटी की थ्योरी उसी पे टिकी रहेगी। सिंस वी कैन राइट एनी वन ऑफ द 3 वर्टिसेस, अब वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब उसका ये देख लें कि वो एक्सप्लेन करके यही बता रहा है कि ये 6 आ गया। अब उसने जो एग्जांपल दी है उसे उसने थ्योरम की सूरत में बता दिया है। वो कह रहा है सपोज ए एंड बी आर टू, इसे काउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सपोज ए एंड बी आर 2 इवेंट्स, कोई भी इवेंट है ना, ये इसे वर्टिसेस चूज करने का एक इवेंट था ना, हमने एक इवेंट यानी कि वाकया ये है कि वाकया हो रहा है ना कि हम चूज करना चाह रहे हैं ए बी सी वर्टिसेस इसके लिए। तो सपोज ए एंड बी आर 2 इवेंट्स, द फर्स्ट इवेंट, ये मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, अभी मैं आपको एग्जांपल दे के मजीद समझा देता हूँ, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द फर्स्ट इवेंट ए कैन अक्कर इन पी डिफरेंट वेज, तो 2 इवेंट है, ए पी डिफरेंट वेज से हो सकता है। आफ्टर ए हैज अकर्ड बी कैन अक्कर इन क्यू डिफरेंट वेज, द नंबर ऑफ वेज दैट द 2 इवेंट्स कैन अक्कर इज द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू। एक इवेंट ए है वो पी डिफरेंट वेज से, यानी कि फर्ज करें 5 मुख्तलिफ तरीकों से हो सकता है, और बी 6 मुख्तलिफ तरीकों से हो सकता है, तो दोनों इकट्ठे जब हम लेंगे इवेंट्स, दोनों इकट्ठे कितने मुख्तलिफ तरीकों से हो सकते हैं, वो 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 30 हो जाएगा, पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू। अब मैं आपको एग्जांपल दे के बताता हूँ। फर्ज करें कि आपने एक सिक्का उछाला है, तो क्या यहाँ हेड आएगा या टेल आएगा,
तो ये कितने मुख्तलिफ इसके आंसर आएंगे जब सिक्का उछालेंगे? 2। फर्ज करें आपने एक मर्तबान उसमें पर्चियां डाली हुई हैं जो जिनमें 1 से लेके 10 तक का नंबर है जो कि 10 बनते हैं। अब आपने उसमें से एक पर्ची निकाली है, उस खोली है, तो नंबर क्या क्या मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं कि आपके पास नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक आ सकता है? 1 से लेके 10 तक आ सकता है उन पर्ची पे। तो अब आपने देखना है कि ये कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। एक सिक्का उछालने का इसके साथ दो दो है ना, एक इसे ए इवेंट कह लें और इसे आप बी इवेंट कह लें। ए इवेंट कितने मुख्तलिफ तरीकों से हो सकता है? 2 मुख्तलिफ तरीकों से हो सकता है, क्योंकि हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। बी इवेंट कितने मुख्तलिफ तरीकों से हो सकता है? पर्ची पे नंबर 1 से लेकर 10 तक हो सकता है, ये 10 तक हो। ए और बी जब इकट्ठे कंसिडर करेंगे ना आप, तो कितने मुख्तलिफ आंसर्स आ सकते हैं हमारे पास? वो हैं 22 इंटू 10, आसानी से 20 बनेंगे। कैसे? हेड आए और 1 आए, हेड आए और 2 आए, हेड आए और 3 आए, अप टू सो ऑन, हेड आए और 10 आए, या टेल आए और 1 आए, टेल आए और 2 आए, अप टू सो ऑन, टेल आए और 10 आए। इनको आप काउंट कर लें तो ये कितने बनते हैं? 20 बनते हैं। चलें, ये आपने अपने पल्ले से ये बांध लेना। ये इन्हीं को परमुटेशन, ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स को परमुटेशन कहते हैं। वो अब बताने लगा क्या होता है। काउंटिंग प्रिंसिपल मैंने आपको समझा दिया है, ये आप अपने पल्ले से बांध लें। आगे एग्जांपल हम देखेंगे तो उसमें ये इस्तेमाल होता जाएगा। दिस प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू 3 और मोर इवेंट्स। जरूरी नहीं है कि 2 तक हो। फर्दर मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। एक सी इवेंट है जिसमें आपने एक लूडो का दाना रोल किया है, तो वो क्या हो सकता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू सो ऑन 6 तक ये जाएगा। तो ए बी सी कितने मुख्तलिफ तरीकों से हो सकते हैं? ए बी सी कितने मुख्तलिफ तरीकों से हो सकते हैं? हेड और टेल ए कितने तरीकों से होता है? 2 से। बी कितने मुख्तलिफ तरीकों से हो रहा है? 10 से। सी कितने तरीकों से हो रहा है? 6 से। तो इनको मल्टीप्लाई करें 60 और 120, ये जब तीनों को आप इकट्ठा लेंगे तो इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 120 बनेगा। ये भी आपने अपने पल्ले से बांध लेना है और इसको याद रखना है। एग्जाम्पल्स यानी कि मैंने 3 एग्जाम्पल्स दे दिए। फॉर इंस्टेंस द नंबर ऑफ वेज दैट 3 इवेंट्स ए बी सी कैन अकर इज द प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू आर। पी क्या है? ए पी मुख्तलिफ तरीकों से हो सकता है, बी क्यू मुख्तलिफ तरीकों से हो सकता है, सी आर मुख्तलिफ तरीकों से हो सकता है। तो ये ए बी सी इकट्ठा जब कंसिडर करेंगे ये कितने मुख्तलिफ तरीकों से हो सकता है? पी क्यू एंड आर। One important application of fundamental principle of counting is to determine the number of ways n objects can be arranged in order. ठीक है, वही ऑर्डर आ गया ना, अरेंजमेंट आ गई। सॉरी, an ordering arrangement of n objects is called permutation of objects। अभी आपको बताया कि ऑर्डरिंग को, अरेंजमेंट्स को परमुटेशन कहते हैं। A permutation of n different objects is an ordering of objects that such that one object is first, one is second, one is third, and so on. According to fundamental principle of counting, 3 books can be arranged in a row taken all at a time, 3 into 2 into 1, 3 factorial। आ गया ना 3 factorial, अब इसलिए factorial पढ़ा था पीछे। Number of ways of writing the letters of word। word है ना, word, इसके letters कितने हैं? W है, O है, R है, D है। तो कितने लेटर्स हो गए? 4 लेटर्स हो गए। इनको मुख्तलिफ तरीकों से अरेंज करें ना, ये भी एक अरेंजमेंट है, D R O W। इस तरह मुख्तलिफ अरेंजमेंट देखें तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल, तो ये 24 बनेंगे। बजाय इसके कि अब आप लिख लिख के करते रहें, इस तरह ये ट्री डायग्राम बनाते रहें, वो कितनी को आप बनाएंगे भाई? ये तो 3 की इतनी हो गई, अब 4 की 24 पूरा पेज ले जाएगा। और 5 और 6 की, 6 पे ये एक पेज पे भी नहीं पूरी आएंगी अरेंजमेंट। 6 की अरेंजमेंट 720 बनती हैं, 5 की 120 बनती हैं। 720 इस तरह की आप लाइनें लगाते रहें तो शाम तक आप यही करते रहेंगे। तो काउंटिंग प्रिंसिपल फिर आपका टाइम बचाता है, आप अपने जहन में फाइंड आउट कर सकते हैं कितने मुख्तलिफ तरीके हैं। A permutation of n different objects taken are at a time। अब थोड़ा सा वो मुख्तलिफ उसने बताया है कि देखें, मैं अगर आपको कहता कि ये आपके पास 4 हैं, फर्ज करें मैं कहूँ कि ये आपके पास लेटर्स हैं ना, इंग्लिश के लेटर्स हैं ए बी सी, ए से लेके ए बी सी अप टू सो ऑन जेड तक कितने बनते हैं? ये 26 लेटर्स बनते हैं। और मैं कहूँ कि कितने मुख्तलिफ
थ्री डिजिट नंबर्स, थ्री लेटर नंबर्स ए बी सी से बन सकते हैं। अब वो डिक्शनरी में इंग्लिश लैंग्वेज में मौजूद हो या ना हो, यानी कि एक्स वाई जेड भी एक बनता है, एल एम एन भी एक बनता है। अब ये एल एम एन तो इंग्लिश का वर्ड नहीं है ना, लेकिन हम वो नहीं कंसिडर कर रहे कि इंग्लिश में हो या ना हो, वो एक अलग बात है। हम सिर्फ इधर ये कंसिडर कर रहे हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कितने मुख्तलिफ थ्री लेटर वर्ड्स बन सकते हैं इंग्लिश के एबीसी से। कैपिटल या छोटा वो एक ही बात है। तो पहले आप देखें कि ये तीन प्लेसेस है ना, फर्स्ट प्लेस कितने मुख्तलिफ तरीकों से हैंडल हो सकती है, 26 उसमें आ सकते हैं। अगर आप रिपीट कर रहे हैं इनको 26, आप अगर रिपीट कर रहे हैं तो फिर दूसरी भी 26 और तीसरी भी 26। अगर आप रिपीट नहीं कर रहे तो ए अगर आपने पहले में लिख लिया, कोई भी इनमें से एक लेटर लिख लिया, फर्ज करें बी लिखा आपने, अब वो बी यहाँ और यहाँ नहीं आ सकता, तो फिर दूसरा है ये 25 और ये 24। अगर रिपीट कर रहे हैं तो 26 पावर थ्री लेटर्स, मुख्तलिफ लेटर्स बन सकते हैं। ये ना नीचे मुझे खाली जगह पे लिखना चाहिए चल के, यहाँ मैं बताता हूँ आपको कि ए बी सी अप टू सो ऑन जेड कितने हैं, 26 लेटर्स हैं। मैं पूछता हूँ कि कितने वर्ड्स, मुख्तलिफ तरह के वर्ड्स बन सकते हैं इंग्लिश के लेटर्स से इंग्लिश लैंग्वेज में। तो उसका आंसर है कि एक इसमें पूछना पड़ेगा रिपीटिशन अलाउड और नॉट अलाउड। अगर तो रिपीट किया जा सकता है तो इसमें 26 मल्टीप्लाइड बाई 26 मल्टीप्लाइड बाई 26, ठीक है ना। पहली आपके पास 26 लेटर्स हैं पहली पोजीशन फिल करने के लिए, फिर दूसरी पोजीशन फिल करने के लिए भी 26 हैं, यानी कि ए लिख दें आप, ठीक है। ए बी लिख दें, आप रिपीट कर सकते हैं, इस तरह आप चलते जाएं, ए सी लिख दें, ठीक है। तो 26 इंटू 26 इंटू 26 ये बनेगा 26 पावर 3 बनेगा, ये जितना भी आंसर आता है इसका, ठीक है। तो 26 इंटू 26 676 होता है, और 676 को 25 से आप मल्टीप्लाई करें तो ये कोई तकरीबन 18,000 के करीब करीब, 18 नहीं को 15,000 के करीब करीब ये बनता है नंबर। अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको लिख देता हूँ 15 के, थोड़ा सा उससे ज्यादा बनेगा, कोई 17 के तक भी जा सकता है। बल्कि यार कैलकुलेटर पकड़ के मैं बता ही दूं एग्जैक्ट आपको। तो ये मैंने कैलकुलेटर मोबाइल से खोला, मल्टीप्लाइड बाई, हाँ 17,000 देखा, एग्जैक्ट नंबर है 17,576। ये इससे बन सकते हैं। और अब रिपीटिशन की अगर इजाजत ना हो, ठीक है, तो 26 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 24, जब आप एक लेटर इधर इस्तेमाल कर लेंगे, इसमें ए फिर नहीं इस्तेमाल हो सकता, क्योंकि ए एक दफा यहाँ इस्तेमाल हो गया, तो फिर अब मुख्तलिफ ही होंगे ए बी सी, इस तरह के अब लेटर्स बनेंगे। तो ये अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई ये यहाँ पर बनेंगे 15,600 वर्ड्स मुख्तलिफ इस तरह बन जाएंगे। और इस केस में ये आप याद रखिएगा, ठीक है जी। एक आपको एग्जांपल भी दे दी प्रैक्टिकल किस्म की, तो ये आप देख लें, ठीक है। चलें, each arrangement is called a permutation. Now we have the following definition: a permutation of n different objects taken r at a time. इसमें क्या था, ये परमुटेशन थी, n क्या था इसमें, n था 26 टेकन 3 एट ए टाइम,
ये इसलिए मैंने ये एग्जांपल दी थी। ये लेटर्स वाली एग्जांपल में 26 लेटर्स हैं, उनमें से 3 हम एट ए टाइम ले रहे थे। अगर रिपीटिशन अलाउड है तो 17,576, नहीं अलाउड तो 15,600 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा जी, प्रूव दैट एन पी आर इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू सो ऑन एन माइनस आर प्लस वन, ये इसके इक्वल है। वैसे ये तो आपको पता है ना कि ये इसके इक्वल होता है। अभी पिछली एक्सरसाइज में आखिरी क्वेश्चन था, ये वहां प्रूव किया है। अब ये वो कह रहा है कि प्रूव एन पी आर, यानी कि परमुटेशन ऑफ एन पी आर का मतलब है एन परमुटेशन आर, कि एन ऑब्जेक्ट का परमुटेशन है, उनमें से आर एट ए टाइम हमने लिखी है। तो काउंटिंग प्रिंसिपल आप इस्तेमाल करेंगे, कुछ भी नहीं है। ये देखें एन ऑब्जेक्ट्स है ना, मैं इधर आपको बता देता हूँ। एन ऑब्जेक्ट्स हैं, आर टेकन एट ए टाइम। आर टेकन एट ए टाइम है, तो उसका नतीजा क्या होगा? आर टेकन एट ए टाइम 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये आर है, ये आर माइनस वन पोजिशन है, ये वाली आर माइनस टू पोजिशन अप टू सो ऑन, ये वन वाली पोजिशन है। तो ये आर वाली पोजीशन कितनी, ये पोजीशन नंबर है उनके, ठीक है ना। एन मुख्तलिफ तरीकों से फिल की जा सकती है, ठीक है ना। और रिपीटिशन नहीं हो रही तो उसमें एन माइनस वन मुख्तलिफ तरीकों से ये फिल की जा रही है। तो यहाँ पर एन माइनस टू बचेंगे अप टू सो ऑन, यहाँ पर एन माइनस आर प्लस वन बचेगा। ठीक है जी, ये आप देख लें। यहाँ नहीं, ये मेरे ख्याल में हाँ जी, ये n माइनस आर प्लस वन बचेगा। तो ये फिर इनका क्या आएगा, कितने कम्बिनेशन परमुटेशन इनके बनेंगे? काउंटिंग प्रिंसिपल आप इस्तेमाल करें, n इंटू एन माइनस वन, इसको मैं जरा चले, मैं इसका ना वो कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। चलें, ये ताकि ऊपर से मुख्तलिफ हो जाए और आपको कंफ्यूज ना करें उनके साथ। ठीक है जी, ये एन एन आर, तो ये बना n इंटू एन माइनस वन, इसको इधर लिख सकते हैं n माइनस टू अप टू सो ऑन n माइनस आर प्लस वन। ठीक है, ये इनको सिर्फ मल्टीप्लाई किया, आपको पता चल गया ना ये कैसे इसके इक्वल आया। सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग प्रिंसिपल हमने इस्तेमाल किया। अब इसमें आप ये सारे के सारे इधर लिख लें। जगह थोड़ी कम पड़ गई है तो जगह वहाँ पर भी बना लेते हैं, इसमें कौन सा मसला है। इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है जी, और जगह अभी और भी कम है तो इसका भी फिर एक हल है कि इसी को छोटा कर दें। तो ये आप इजीली देख सकते हैं कि ये लिखा जा सकता है एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल के इक्वल, जो कि पी के इक्वल है। इसी को लिखते हैं हम एन पी आर के इक्वल। ये बहुत अहम है, इसको आप देख लें। ठीक है, ये इसने इसको ऐसे प्रूव किया हुआ है, एज देयर आर एन डिफरेंट
वैसे ये मुझे ना थोड़ा क्लीन करके लिखना चाहिए था, तो वो मैं लिख देता हूँ, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। मैं दोबारा ये समझा देता हूँ, ये बड़ा अहम है, इसलिए मैं आई एम मोर देन हैप्पी कि मैं इसे क्लीन करके लिखूँ और मैं आपको ये बताऊँ। अच्छा, अच्छा जी, इस केस में चले मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखें हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से r हमने लिए हैं, r टेकन एट ए टाइम। तो काउंटिंग प्रिंसिपल के मुताबिक हमारे पास r पोजीशंस हैं, ठीक है। ये है rth, ये है r माइनस 1th, ये है r माइनस 2th अप टू सो ऑन 1, ये पोजीशन है, ठीक है। पहली के लिए कितने ऑब्जेक्ट्स हैं n, जब एक इस्तेमाल हो गया दूसरी के लिए कितने हैं n माइनस 1, तीसरी के लिए कितने हैं n माइनस 2, आखिरी के लिए कितने हैं n माइनस r प्लस 1, ठीक है जी। ये आपने देख लेना। अच्छा जी, अब आप ऐसे करेंगे कि यहाँ पर इनको हमें पता है कि काउंटिंग प्रिंसिपल के मुताबिक ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है जी। तो ये होगा n इंटू एन माइनस 1 टू n माइनस 2 अप टू सो ऑन n माइनस r प्लस 1। तो ये किसके इक्वल है, ये पूरे का पूरा ये एक्सप्रेशन नीचे आएगा, इसे ज़रा नीचे छोटा कर लूँ मैं, तो ये बनेगा n माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये बनेगा, ऊपर वाला बन जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा n p r के इक्वल। ये साबित हो गया, इसको आपने अपने पल्ले बांध के रखना है। और इसको दोबारा समझिए, मैंने 2 दफ़ा आपको इसीलिए बताया कि एक आपका काउंटिंग प्रिंसिपल पक्का हो जाए और एक आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाए। ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर तो आपको अच्छी तरह समझ आ गया है तो ठीक है, आप आगे चलें, क्योंकि आसान है, इसमें मुश्किल नहीं है इतना। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा इस वीडियो को बार बार देखें, ये समझ आएगा तो आगे चलें, नहीं तो चैप्टर आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये उसने उसी तरह काउंटिंग प्रिंसिपल लगा के ये इस्तेमाल करके ये कर लिया प्रूफ उसका, ठीक है। अब वो कह रहा है कि n यानी कि n p r किसके इक्वल हुआ, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल के। अब आया n p n, वो होगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस n फैक्टोरियल के। अब आएगा जी के n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल। तो अगर 0 फैक्टोरियल 0 लिया होता तो ये इन्फिनिटी हो जाना था, और ये 0 1 के इक्वल है, तो इसलिए ये n फैक्टोरियल के इक्वल है। तो उसका प्रैक्टिकली कोई मतलब नहीं बनना था अगर ये 0 फैक्टोरियल इधर 0 किया होता, तो उसका प्रैक्टिकली कोई भी तुक नहीं बनना था, ठीक है। ये मैं नीचे चल के आपको बता दूं इसके बारे में यहाँ पर कि एन पी आर, ये लेकर आओ यार, एन पी आर इज एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये हमारे पास फार्मूला आ गया, ये आपने नहीं भूलना।
n किसके इक्वल होगा, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल ओवर 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है, प्रैक्टिकली फिर देखते होते हैं, अगर इसको फर्ज करें कि n फैक्टोरियल ओवर 0 हम कंसिडर कर लें तो ये इन्फिनिट बनता है, तो हम प्रैक्टिकली फिर इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये वाकई अनडिफाइंड या लामहदूद बनता भी है कि नहीं। तो उसका बड़ा आसान तरीका देखने का कि n फैक्टोरियल n का मतलब है कि n हमारे पास प्लेसेस हैं, ठीक है, अप टू सो ऑन n, और n ही ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, n मुख्तलिफ तरीकों से, तो n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री अप टू सो ऑन वन, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वह n फैक्टोरियल बनेगा। तो अगर जीरो फैक्टोरियल को वन लिया जाए तो फिर प्रैक्टिकली हमारे पास ये आएगा, अगर जीरो फैक्टोरियल को जीरो लिया जाए तो अनडिफाइंड आएगा, इसलिए भी जीरो फैक्टोरियल को वन लिया गया। और वो मैंने आपको बता दिया था कि जीरो फैक्टोरियल कैसे आया, वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई वन के इक्वल है ना, तो वन ओवर वन वन हो जाएगा, यहाँ से इसको हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसी कंसेप्ट को एक्सटेंड करें कि नेगेटिव वन फैक्टोरियल, तो ये तो फिर जीरो फैक्टोरियल ओवर जीरो है, तो ये अनडिफाइंड है, उस वहां से भी आप समझ सकते हैं कि ये इसलिए नेगेटिव वन फैक्टोरियल जो है वो अनडिफाइंड लिया हुआ है, नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल कोई नहीं होता। चलें, अब एग्जाम्पल है उसने दिया है, कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट फोर डिजिट नंबर्स कैन बी फार्म्ड आउट ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड। फोर डिजिट नंबर्स हैं, तो इसका मतलब है फोर पोजीशन है हमारे पास और सिक्स हमारे पास ऑप्शन हैं, सिक्स डिजिट्स हैं हमारे पास और प्लेसेस फोर हैं, तो पहली और रिपीट कोई नहीं हो रही, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहली किस तरह होगी, सिक्स डिफरेंट वेज से फिल होगी, दूसरी फाइव डिफरेंट वेज से, बाकी पांच बचेंगे ना, फिर फोर डिफरेंट वेज से और फिर थ्री डिफरेंट वेज से, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आपके पास आंसर आएगा। अब देख लें, अगर आपने ये मैं नहीं एग्री करता, ये ठीक है, ये 6 ओवर P4 कर रहा है, लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसको इस तरह से समझें, उसकी आपको आगे चल के रीजन पता चल जाएगी कि ये सारे क्वेश्चंस ये परमुटेशन लगा के नहीं होते, सीधे सीधे क्वेश्चंस इस तरह हल हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको ये डायरेक्टली ये सोच के लगाना पड़ता है कि अच्छा ये इतनी प्लेसेस, आपको लिखना पड़ता है ये इतनी प्लेसेस, अच्छा ये इस तरह फिल होंगी, इस तरह होंगी, और इतने ये कॉम्बिनेशंस बनेंगे। चलें, कह रहे हैं हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी मेड बाय फोर डिफरेंट फ्लैग्स व्हेन एनी नंबर ऑफ देम आर टू बी यूज्ड एट ए टाइम। अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप देखें कि वो कह रहा है चार फ्लैग्स में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। अब आप चार में से एक भी यूज करेंगे, एक करेंगे तो एक ही सिग्नल बनेगा। अब आप नहीं, एक वो अगर एक करेंगे तो फिर एक ही बनेगा, लेकिन चार मुख्तलिफ फ्लैग्स है ना, तो उनमें से कोई एक यूज करेंगे तो चार मुख्तलिफ ऑप्शंस आ गई हैं आपके पास। अब आपने चार में से दो करने हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास दो पोजीशन हैं, तो पहली के लिए चार फ्लैग्स हैं, दूसरी के लिए तीन फ्लैग्स हैं, तो 12 हो गए। इस केस में पहले एक किया तो इस केस में चार ऑप्शंस आई हैं आपके पास। अब आपके पास चार फ्लैग्स हैं और तीन कर रहे हैं आप, तो ये इस तरह लिख के ये इसको काट दें, 3 इंटू 2, तो ये आपके पास 24 बनते हैं। अब चार पोजीशन है, चार ही आप यूज करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अब ये भी 24 बनेगा। ये बड़ा अहम है कि चार फ्लैग्स हैं, चारों यूज करेंगे तो भी 24 डिफरेंट ऑप्शन हैं, चार फ्लैग्स हैं और तीन यूज करेंगे तो भी 24 हैं, और टोटल क्या होंगी, इनको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा था एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स आप यूज करके सिग्नल आप दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इन हाउ मेनी वेज कैन ए सेट ऑफ फोर डिफरेंट मैथमेटिक्स बुक्स एंड फाइव डिफरेंट फिजिक्स बुक्स बी प्लेस्ड ऑन ए शेल्फ विद a space of 9 books if all books on same subjects are kept together। ये कहता है चार फिजिक्स की किताबें हैं, चार पांच फिजिक्स की किताबें हैं, चार मैथमेटिक्स की किताबें हैं, एक ही सब्जेक्ट की बुक्स को इकट्ठा रखना है, लेकिन 9 जगह हैं हमारे पास। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। देखें कि मैथमेटिक्स की बुक्स कितनी जगह पर की जा सकती हैं, ये मैथमेटिक्स की बुक्स हैं
और ये थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लूं, और ये आपके पास फिजिक्स की बुक्स हैं। तो दो तरीके हैं ना इन बुक्स को आपस में अरेंज करने के। अब ये तो इकट्ठी आनी है, नीचे जगह है, हाँ जी नीचे हम करते हैं, इधर करते हैं। देखें 5 फिजिक्स बुक्स हैं, इधर मैं ऊपर लिख लूं, एग्जाम्पल कौन सी है, 3 है, और इसको मैं हाईलाइट भी कर दूं। 5 फिजिक्स बुक्स हैं। क्वेश्चन आपने बड़े गौर से पढ़ना है, ये मैं बता दूं आपको। मैथ बुक्स हैं, 9 प्लेसेस हैं हमारे पास। यहाँ पर मैं ज्यादा इतने कलर्स यूज नहीं करता होता, लेकिन आप देख लें पीछे रेड और ब्लैक ही यूज करता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए अब मैं मुख्तलिफ कलर्स का सहारा ले रहा हूँ। ये देखें दो पास, उसने कहा है कि एक ही सब्जेक्ट की बुक्स इकट्ठी रखनी है, तो उस वजह से ये है, या हमारे पास दूसरी ऑप्शन ये होगी कि 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5। ठीक है जी। अब दोनों केसेस में क्या होगा, ये कितने 4 बुक्स है ना, तो पहली बुक यहाँ पर कितने मुख्तलिफ तरीकों से ये प्लेस फिल की जा सकती है, 4 तरीकों से। ये कितने तरीकों से, 3 बचेंगी ना, बाकी ये कितने तरीकों से, 2 बचेंगी ना, और ये 1, और मल्टीप्लाइड बाई ये 5 बुक्स है ना इधर फिजिक्स की। पहली पोजीशन 5 मुख्तलिफ तरीकों से, जब एक बुक रख दी तो 4 बुक्स बचेंगी, तो 4 मुख्तलिफ तरीकों से। चार दूसरी बुक भी रख दी तो 3 बचेंगी, तीसरी प्लेस 3 मुख्तलिफ तरीकों से, और जब वो भी रख दी तो इतने मुख्तलिफ तरीकों से, और जब वो भी रख दी तो एक मुख्तलिफ तरीकों से। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बनता है। ये एक तरीका है कि सारी की सारी, क्योंकि इकट्ठी आनी है ना, तो ये मैथ की बुक्स हैं और ये सारी की सारी फिजिक्स की बुक्स हैं। प्लस ये भी एक तरीका था, ये भी उतने ही तरीके हैं ना, ये भी वही तरीका है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये भी हो गया 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब आप इनको ऐड कर लें, 2 से मल्टीप्लाई कर लें या ऐड कर लें, एक ही बात है, तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 24 होता है, और ये होता है 120 होता है। इसका मतलब है 48 मल्टीप्लाइड बाई 120, तो ये हो जाएगा 0। 48 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 48 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 696 होता है। 48 में 9 ऐड किए तो ये बनेगा, ऊपर हम आंसर देखते हैं कि यही आंसर है, तो यही आंसर है। ठीक है जी। अब वो देखते हैं कि वो कैसे कर रहा है। वो कह रहा है 4 different mathematics books can be arranged among themselves in 4 factorial ways. 5 different physics books can be arranged among themselves in 5 factorial ways. To every one way of arranging 4 mathematics books, there are 5 factorial ways of arranging. ठीक है, 5 physics books. The books in 2 subjects can be arranged subject-wise in 2 factorial ways. So the number of ways of arranging the books are given by, ये आप उसने मल्टीप्लाई करके ये आपको दिखा दिया। मेरे ख्याल में मैंने थोड़ा ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन किया, वो ज़्यादा आसान है समझना। आपको जिस तरह समझ आए इसकी एग्जांपल से, एग्जांपल, हाँ एग्जांपल 3 है, ये मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। मैं फिर आपको कहूँगा आगे चलने से पहले बार बार इसको काउंटिंग प्रिंसिपल को देखें। अब मैं इसको इतनी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अब तेज़ी तेज़ी से मैं आगे चलूँगा। ठीक है, ये थेरी मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है, काउंटिंग प्रिंसिपल मैंने एग्जांपल दे के एक्सप्लेन कर दिया है। ये आपके ही हक में बेहतर है कि इसको अच्छी तरह समझें और फिर एक्सरसाइज शुरू करें।
नहीं तो ये आपके ऊपर से गुजरेगी, जो मर्जी कर लें नहीं समझ आएगी। और समझ आ गया अगर प्रिंसिपल, तो ऐसे चुटकी में ये आपको समझ आएगी और ख़त्म होगा। छोटा सा चैप्टर है ये, शायद 14th चैप्टर शायद सबसे छोटा, उसके बाद ये है। अच्छा, एक्सरसाइज 7.2, evaluate the following एन पी आर का फार्मूला लगना है इधर, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल ओवर 20 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये अब आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये यहाँ भी फार्मूला लगा, ये आप देख लें, मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ना मैं ये कर रहा हूँ ना ये कर रहा हूँ ना ये कर रहा हूँ ना ये कर रहा हूँ। आगे चल के ये, हाँ, अब वो कह रहा है कि एन परमुटेशन एन पी टू, तो आप बताएं कि 30 के इक्वल है तो n की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो ये होगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस टू फैक्टोरियल। ये आप एक्सपेंड करेंगे तो ये n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल, ये कट जाएगा n इंटू एन माइनस वन। अब आप इस इक्वेशन को जब एवेल्यूएट करेंगे तो n नेगेटिव 5 और 6 के इक्वल आएगा। आपको पता है नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल नहीं होता, तो पॉजिटिव ही हम लेंगे। अब इसमें उसने नीचे r की जगह n लिख दिया है, तो वो भी बड़ा आसान है, 11 फैक्टोरियल ओवर 11 माइनस एन फैक्टोरियल। अब इस साइड को देखें, इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लें। तो इसको फैक्टोरियल में आप कन्वर्ट करेंगे या इधर एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, ये भी सही है। तो ये हो जाएगा, ये इससे ख़त्म हो जाएगा, तो ये 8 फैक्टोरियल 11 माइनस एन फैक्टोरियल आ जाएगा। तो फैक्टोरियल फैक्टोरियल से ख़त्म, एन 11 माइनस एन 8 के इक्वल है, तो एन किसके, 11 माइनस 8 3 के इक्वल आ जाएगा ये। अब ये आपको पता है कि ये रेशो के इक्वल होता है, 3/1 विल बी इक्वल टू 6:2। इसका मतलब होता है 3 डिवाइडेड बाई 1 और इसका मतलब होता है 2 डिवाइडेड बाई 1। वही हमने इधर इस्तेमाल किया है कि n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये n p 4 को लिख लिया, डिवाइडेड बाई, ये डिवीजन मैंने बताया ना, ये डिवीजन के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n 9 ओवर 1। अब इसको एक्सपेंड किया, ठीक है, आगे कुछ भी नहीं है, ये एन माइनस 4 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, ये डिवाइड हो रहा है, ये एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री को ले जाएगा और एन 9 की इक्वल आएगा। अब इस केस में आपके सामने है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये n की पावर n माइनस वन नहीं है, ये n इंटू एन माइनस वन परमुटेशन r माइनस वन है। ये आप जरा गौर से देख लें इसको। इसको मैं ऐसे करके लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन का शिकार ना हो। चलें, या इसको, हाँ वो इकट्ठा ही हो गया हुआ है, ठीक है। चलें अब, या मैं इसको ब्लू से लिख देता हूँ, ये ऐसे। चलें, ठीक है जी। अब राइट हैंड साइड हमने ले ली, ये साबित करना है इसको, इसके राइट हैंड साइड ले ली, तो n माइनस वन फैक्टोरियल, ये फार्मूला जब आप लगाएंगे तो n माइनस वन इंटू माइनस आर प्लस वन, तो ये माइनस वन जो है प्लस हो जाएगा ना नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके, तो ये n माइनस आर आ गया, ये n इंटू एन माइनस वन है, ये n फैक्टोरियल हो गया, तो ये n माइनस आर फैक्टोरियल है जो कि n पी आर के इक्वल होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गया। बिल्कुल उसी तरह हमने इसको साबित करना है कि ये इक्वल हैं, तो राइट हैंड साइड ले ली, उसमें मैंने वैल्यूज पुट कर दी, एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करके ये कॉमन लिया और इसको जब ऐड किया तो ये इसके इक्वल आया, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये इस फैक्टोरियल के इक्वल आ गया। n इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू 3, n फैक्टोरियल बहुत आसान है, n माइनस आर फैक्टोरियल, वैल्यूज पुट की तो आपके पास ये वैल्यूज आ गई। चलें जी, अब क्वेश्चन 4 किधर है? हाँ सॉरी, शायद क्वेश्चन 4 रह गया। चलें आप वो कर लीजिएगा। हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन विद 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर यूजिंग 3 एट ए टाइम। तो क्वेश्चन 4 में आपको फिर इधर ऐसे कर देता हूँ, सिर्फ 3 एट ए टाइम है ना। क्वेश्चन 4 इज n इज 4, r इज 3, तो 4p3, तो 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 3 फैक्टोरियल,
तो ये 1 फैक्टोरियल आ जाएगा और ये 24 आ जाएगा। ये आंसर है इसका। ठीक है जी, ये क्वेश्चन 4 भी मैंने आपको सॉल्व कर दिया। अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन 5 में, हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स कैन बी यूज्ड एट अ टाइम। तो ये बिल्कुल ऊपर वाली एग्जांपल की तरह है। हम 6 में से 1 से शुरू हो जाएंगे। जब 6 में से 1 हुआ तो 6p1 6 के इक्वल आया। 2 फ्लैग्स आर यूज्ड 6p2 30 के इक्वल आया। 3 फ्लैग्स आर यूज्ड 6p3 120 के इक्वल आया। ये आप देखें जैसे जैसे r बढ़ता जा रहा है तो ये बढ़ता जा रहा है 20। आगे हम सी देखेंगे, NC1 वो जैसे जैसे कम होगा तो कम ही होगा, जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा बढ़ेगा, मिडल में जाके मैक्सिमम होगा, फिर n r वहां से बढ़ेगा तो वो कम होता जाएगा। ये बढ़ता ही जाता है नीचे, जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है ये बढ़ता जाता है। वो पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, मिडल में वो सबसे ज्यादा होता है। जब आर की वैल्यू आधी होती है ना तो एन सी आर ज्यादा होता है, वो आगे चल के हम देखेंगे। ठीक है, 6p3 लिए तो 120 हो गया, 6 में से 4 लिए 360 हो गया, 6 में से 5 लिए तो 720 हो गया, 6 में से 6 लिए 720। इन सबको आप ऐड कर दें तो 1956 आपके पास ऐसे लगता है जैसे कोई ईयर है 1956। अच्छा जी, तो how many words can be found from the letters of the following words using all letters when no letter is to be repeated। तो ठीक है, प्लेन इनमें रिपीट नहीं करने, 1 2 3 4 5 तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, आप इस तरह करके लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें। अच्छा जी, तो ऑब्जेक्ट में से 2 4 6 है, 6 फैक्टोरियल हो जाएगा 2 4 6 और 7। अगर क्वेश्चन मार्क भी बीच में करना है तो 8 हो जाएगा, लेकिन ये 7 है तो 7 फैक्टोरियल और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। 7th क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग ईच वन ऑफ द डिजिट्स 2 3 5 7 9 ओनली वंस। तो ये कितने डिजिट हैं, 2 3 5 7 2 4 5, तो 3 है। 5p3 हो जाएगा, यहाँ पहला 3 डिजिट्स है ना, अभी मैंने इसकी एग्जांपल आपको बताई थी ऊपर। तो 3 पोजीशन है हमारे पास और 5 डिजिट्स हैं हमारे पास, तो पहली के लिए कितने हैं, 5 मुख्तलिफ डिजिट्स हैं। रिपीट नहीं कर सकते, ओनली वंस उसने लिखा हुआ है, ये बड़ा अहम है। नहीं तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125 इंटू 625 आंसर आ जाना था, लेकिन ये है जब रिपीट नहीं होगा। तो ये 5 इंटू 4 इंटू 3, पहली पोजीशन 5 मुख्तलिफ तरीकों से फिल हो सकती है, दूसरी 4 और तीसरी 3 से। 5 इंटू 20 20 इंटू 3 60 आंसर आ जाएगा इसका, जो कि आप इधर देख सकते हैं। ठीक है, ये अब आपने देख लेना, मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि पीछे बहुत एक्सप्लेन कर चुके हैं हम। फाइंड द नंबर्स ग्रेटर देन 23,000। अब देखें कि मैं जो आपको कह रहा था कि ये पी वाला फार्मूला ना इस्तेमाल करें, इसका कोई फायदा मतलब इतना ज्यादा इसका फायदा नहीं है। वो जो काउंटिंग प्रिंसिपल मैंने आपको बताया वो ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो ये अभी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा इस क्वेश्चन में। फाइंड द नंबर्स ग्रेटर देन 23,000 दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 5 6 without repeating any digit, the first two digits on will be। ये गलत हिंट दिया हुआ है। ठीक है, ये मैं अभी बताता हूँ, इसने मेरा काफी टाइम लगवा दिया था इस हिंट ने। अच्छा, ये खैर आपके पास हालशुदा मौजूद है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर आके आपको पता चल जाएगा कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। पहले उससे पहले कंपनी की मशहूरी भी दे लें जरा हम। अच्छा जी, आ जाओ जी। ये नीचे यहाँ पर जगह है, यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे, वाह जी वाह, नोट्स आपको इंशाल्लाह ताला इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखते रहें, मैंने बड़े यूज़फुल लिंक्स शेयर किए हुए हैं वहाँ, और काफ़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन है वहाँ। अच्छा जी, अब देखें इस क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नंबर्स ग्रेटर देन 23,000 दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम डिजिट्स 1 2 3 4 5 एंड 6। 2300 में कितने डिजिट्स हैं,
23,000 में 1 2 3 4 5 5 डिजिट्स हैं। इसमें यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5, ये भी 5 डिजिट्स हैं। अब कब कब कैसी अरेंजमेंट इनकी होगी कि ये 23,000 से ज्यादा होंगे? अगर तो वन पहली पोजीशन पर आएगा, ठीक है, वन पहली पोजीशन पे आएगा तो ये कभी भी उससे बड़ा नहीं हो सकेगा। ठीक है, जब भी वन आएगा, जब भी थ्री, 3 5 6 आएगा तो ये हमेशा उससे बड़ा होगा। टू के ऊपर थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, जब भी टू पहले आएगा ठीक है, तो फिर दो सूरतें हैं। फिर ये सूरत है कि अगर तो वन दूसरी पोजीशन पे आ गया तो ये उससे बड़ा नहीं होगा नंबर। अगर 3 6 या 5 आएगा तो ये उससे बड़ा होगा। तो तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ठीक है जी, तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि पहला डिजिट वन हो, तो फिर तो ये कभी भी उससे बड़ा नहीं होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है पहला डिजिट टू हो, तो ये बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। या 3 5 6 हो, तो फिर तो ये हमेशा उससे बड़ा होगा। तो हम तीन कैटेगरीज हैं इसकी, तीनों करके देख लेंगे, उनको ऐड कर देंगे, ये एक तरीका है। या आप देख लें कि ये कितनी अरेंजमेंट्स इनकी आपस में बनती हैं। तो ये 5 डिजिट्स हैं, 5 फैक्टोरियल 120 ये बनती हैं इनकी अरेंजमेंट्स। उनमें से जो छोटी हैं वो निकाल दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हमने ये किया है क्वेश्चन। वो कह रहा है कि केस वन है, फर्स्ट डिजिट ये देखे, वो कह रहा है कि ये हमेशा फर्स्ट 2 डिजिट्स विल बी 23। ये इसने मेरा टाइम काफी जाया करवाया था, मैंने 23 लगा दिया। उसका मतलब है कि बाकी 1 2 3 6 वो बने, और 3 × 2 × 1 तो 6 आंसर आ गया, जबकि 6 आंसर तो गलत है इसका, ऐसे थोड़ी है। 6 से ज्यादा बनते हैं। तो पहला आप केस देख लें, वन वाला केस तो हम कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो वो आप देखें कि पहला डिजिट टू बनता है। तो पहला डिजिट अगर टू बनता है तो नंबर्स कब उससे ग्रेटर होंगे? जब ये देखें ना, पहला डिजिट आप यहाँ फिक्स कर दें टू है, तो 3 3 3 एंड 3 1 2 3 एंड 4, तो कब ये उससे बड़ा होगा? यहाँ पर, यहाँ 3 आए, 5 आए या 6 आए, तो ये तीनों में से कोई एक आए। तो इसका मतलब है यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटीज हैं। इन तीनों में से जब आप चले गए तो आपके पास तीन ऑप्शंस बची, 1 5 और 6 वाली ऑप्शन आपके पास बची। यहाँ पे आप फर्ज कर लें 1 लगा लें, 5 और 6 वाली ऑप्शन बची, ये 2 बची। और यहाँ पर आप फर्ज करें, ओहो 2 नहीं लिखना चाहिए था यहाँ, यहाँ फर्ज करें आप 5 लिख लें, तो यहाँ पर आप 1 लिख लें। 2 3 5 और 6 आपने लिखा। यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन थी, यहाँ पे तीन ऑप्शन थी, यहाँ पर आप 6 1, यहाँ इसको ऐसे लिख लें कि ये 1 ऑप्शन थी, ये आपके पास 3 ऑप्शन थी, यहाँ पर भी आपके पास 3 ऑप्शन थी, यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन थी, यहाँ पर आपके पास 3 है। तो 3 × 3 9 × 18 हो गई। ठीक है, ये इस तरह ये बनकर आया। ठीक है, फर्स्ट डिजिट 3 5 या 6 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में फिर आपके पास 4 चॉइसेस रह जाएंगी। यानी कि बाकी डिजिट्स में से कोई भी दूसरी पोजीशन पर आए वो बड़ा ही नंबर होगा। फिर तीन चॉइसेस बचेंगी आपके पास। इसको मैं ऐसे फिर आपको बना दूं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो जब यहाँ पर 3 5 या 6 में से कोई आ गया तो आपके पास तीन चॉइसेस बची। इधर आपके पास ये तीन बचती हैं, 3 × 4 × 3 × 2 × 1। इधर कोई भी नंबर आ सकता है इनमें से, इनमें से 3, बल्कि इसको ऐसे लिखना चाहिए, 3 5 6 में से कोई भी आपने यूज कर लिया ना, 2
5 6 1 3 5 आ गई। ठीक है, इसमें से 4, इसमें से कोई भी नंबर यहाँ पर आ सकता है, इसमें से कोई भी नंबर यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, इनको अब आपको समझ आ जानी चाहिए। इनको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी, तो ये 72 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आई तो दोबारा चल के मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो देख लें अच्छी तरह, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ जानी चाहिए, कोई इसमें इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम डिजिट्स 1 2 3 4 6 when no digit is repeated but the digit 2 and 8 are next to each other, digits 2 and 8 are not next to each other। हाँ, कह रहा है कि 5 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, 2 और 8 हमेशा साथ साथ होंगे, ये पहली कंडीशन है। 2 और 8 साथ साथ होंगे तो क्या होगा, वो एज ए एक ही डिजिट के तौर पर यूज होंगे। ठीक है, 2 and 8 आर, और दो ऑप्शन है ना, 2 और 8 कब कब साथ होंगे, या वो 28 होंगे या 82 होंगे। when 2 and 8 are together then they work as one digit। तो हम इधर इसको एक डिजिट कंसिडर करेंगे, 28 या 82 एक ही बात है। तो हम दोनों केसेस ले लेते हैं, 82 वाला भी और 28 वाला भी, 4 6 और 1। इसका मतलब है कि अफेक्टिवली 4 डिजिट्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 into 3 into 2 into 1 24। और इस केस में भी इसमें आप अरेंज कर सकते हैं 24, तो ये 48 बन जाएंगे। अब वो कह रहा है कि ये कभी भी साथ नहीं है, तो बड़ा आसान है, 5 डिजिट्स किस तरीके से बनते हैं, इनकी अरेंजमेंट्स 5 डिजिट्स की कैसे बन सकती है, 5 फैक्टोरियल वे से ना, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो वो 120 होता है। 120 वो है जिसमें साथ भी हैं और नहीं भी साथ हैं, तो टोटल में से आप 48, जिसमें 48 टाइम साथ है निकाल देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह मैंने किया है, ये आप देख लें। ठीक है जी, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये 72 आ गया। क्वेश्चन 10 क्या, क्वेश्चन 10 कह रहा है how many 6 digit numbers can be found without repeating any digit from the digits 0, how many of them will be 0 at the tens place। दो इसके पार्ट्स हैं, पहले पार्ट में वो कह रहा है कि कितने डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर्स बनेंगे, 6 ही डिजिट्स हैं, तो 6 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, वो बनते तो 6 फैक्टोरियल है, लेकिन जब जीरो फर्स्ट प्लेस पर आ जाएगा तो जीरो तो फिर वो नहीं बनेगा ना, जीरो फर्स्ट पोजीशन पर लेंगे ले आएंगे तो वो 5 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो पहली पोजीशन कितने तरीकों से फिल हो सकती है, फिर 5 तरीकों से। दूसरी पोजीशन अब जीरो भी आप यूज कर सकते हैं 5 तरीकों से, और तीसरी 4 तरीकों से। चौथी समझ आई कि नहीं आई, ये गलत है, ये गलत है, मुझे शक पड़ रहा था, मैंने कहीं इस तरह से नहीं किया। यहाँ पर 5 लिखें जी, यहाँ पर 5 लिखें। मैं पीछे से आंसर भी चेक करके आपको बता दूं, यहाँ पर 5 आना चाहिए, 6 की बजाय 5, और ये 600 तकरीबन नंबर बनेंगे। ठीक है जी, ये बताना था आपको। मैं ज़रा पीछे से आंसर चेक कर लूं, क्योंकि जब मैं कर रहा था तब मुझे ये देखा है क्वेश्चन समझने की कितनी इंपॉर्टेंस है, तब मैंने और तरीके से क्वेश्चन समझने में गलती की है, तो फिर पीछे आंसर ही तकरीबन जो है वो गलत आ रहा है। 720 7.210, हाँ देखा 600, बिल्कुल। क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ कि हो क्या रहा है इधर। देखिए वो कह रहा है कितने 6 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। जीरो कैन नॉट बी फर्स्ट डिजिट। ठीक है, ये मुख्तलिफ ऑप्शन है ना आपकी, तो पहली पोजीशन 5 डिफरेंट तरीकों से, अब दूसरी पोजीशन पे तो जीरो आ सकता है ना, ये भी 5 मुख्तलिफ तरीकों से। ये पीछे कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, ये 3 बचेंगे, ये 2 बचेंगे, ये 1 बचेगा। तो अब लिखेंगे यहाँ पर हम 5 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into
600 ये बना। चलें, ये 600 आ गया। अब दूसरे में वो कह रहा है कि जीरो जो है ना 10th प्लेस पर है, तो जीरो यहाँ पर फिक्स हो गया। जब ये फिक्स हो गया तो ये पोजीशन के लिए, फर्स्ट पोजीशन के लिए कितने डिजिट्स हमारे पास रह गए? 5 रह गए। इसके लिए 4, 3, 2, 1, और यहाँ पर क्या बना? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120 के इक्वल आया। ठीक है जी। 11th क्वेश्चन है, हाउ मेनी 5 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5 कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स 2, 3, 5, 7, 9 व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड। तो 5 के मल्टीपल कौन से डिजिट्स होते हैं जिनके आखिर में 5 आए या 0 आए? तो 0 तो यहाँ है नहीं, ठीक है ना, तो 0 वाले तो हो नहीं सकते, तो इसका मतलब है 5 एंड पे फिक्स हो गया। इसका क्या मतलब है? ये देखें, फॉर द नंबर टू बी डिविजिबल बाई 5, 5 शुड बी एट द एंड। 5 एंड पे हो गया तो 1, 2, 3, 4, 4 प्लेसेस और 4 बाकी डिजिट्स बचे हैं, तो उनको हम 4 फैक्टोरियल वे 25 24 नंबर ये बनेंगे। ठीक है, बहुत आसान है ये। थोड़ी सी आपने अक्ल इस्तेमाल करनी है, काउंटिंग प्रिंसिपल को मास्टर करें तो चुटकी में ये क्वेश्चन निकलेंगे। ये पी शी के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना आपने कि एन पी फोर लगा के तो ये लगा लें, नहीं, गो टू द बेसिक्स, काउंटिंग प्रिंसिपल पर जाएं आप, और वो लगाएं। ये सब में काउंटिंग प्रिंसिपल इस्तेमाल हो रहा है। 12 क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन 8 बुक्स इंक्लूडिंग 2 इंग्लिश बुक्स बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ इन सच ए वे दैट इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर। इसमें टुगेदर वाली आप काउंट कर लें और फिर टोटल अरेंजमेंट्स में से वो टुगेदर वाली माइनस कर दें, ये इसका तरीका होता है फाइंड आउट करने का। टोटल बुक्स कितनी है? 8, 8 में से 2 कौन सी हैं? इंग्लिश वाली। 8 बुक्स कैन बी अरेंज 8 फैक्टोरियल वेज में ना, 8 इंटू 7 इंटू जो भी है 8 फैक्टोरियल जितनी भी आएंगी। तो जब, अब हमने देखना है कि इंग्लिश बुक्स कब कब टुगेदर होंगी। 8 बुक्स अरेंजमेंट्स व्हेन इंग्लिश बुक्स आर टुगेदर, जब इंग्लिश बुक्स टुगेदर होंगी तो वो दो बुक्स के क्या होंगी? एज ए वन इस्तेमाल होंगी। ठीक है, एज ए वन वो इस्तेमाल होंगी, तो एज ए वन यूनिट वो इस्तेमाल होंगी ना, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा कि हमारे पास 7 बुक्स के तौर पर अब रह जाएंगी। 7 बुक्स रह जाएंगी ना, तो वो 7 फैक्टोरियल वेज में वो अरेंज हो सकती हैं। तो 8 बुक्स अरेंजमेंट व्हेन इंग्लिश बुक्स आर नॉट टुगेदर 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये इंतहाई आसान है। आपने जस्ट फिर वही काउंटिंग प्रिंसिपल इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसमें मैं ज़्यादा बेसिक पे नहीं गया, उसको बस फैक्टोरियल को आपको बता दिया, क्योंकि अब तक आपको पता चल जाना चाहिए कि ये किस तरह फैक्टोरियल आ रहा है और ये किस तरह वर्कआउट हो रही हैं एग्जांपल्स। 13th क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 3 बुक्स ऑन इंग्लिश एंड 5 बुक्स ऑन उर्दू फॉर प्लेसिंग द ऑन सच दैट द बुक्स ऑन सेम सब्जेक्ट्स आर टुगेदर। तो इस तरह का तो एग्जांपल देखी है मैंने, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको, देखें, लेकिन मैंने वर्कआउट वो कर दिया है काफी तफसील से। एग्जांपल 3 मैंने पीछे एक्सप्लेन किया, वो आप देख लें। इंग्लिश बुक्स टुगेदर हैं, ठीक है, और ये टुगेदर हैं, और इनको ये आप करेंगे 2 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 14 40 आ जाएगा आंसर। जाके आप एग्जांपल 3 में मेरी एक्सप्लेनेशन देख लें, मैंने बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन वहां पर एक्सप्लेन किया अगर आपको ये नहीं समझ आया। क्वेश्चन 14 आखिरी क्वेश्चन है, इंतहाई आसान है, आपके सामने देखें कितनी जल्दी हो गया हुआ है। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी सीटेड ऑन ए बेंच सो दैट द गर्ल्स एंड द बॉयज ऑक्यूपाई अल्टरनेटिव सीट्स। ये देखें, अल्टरनेटिव सीट्स कब वो ऑक्यूपाई करेंगी? बी बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल एंड बॉय। तो गर्ल से नहीं स्टार्ट कर सकते, गर्ल से आप स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? वो गर्ल बॉय गर्ल्स खत्म हो जाएंगी, एंड पे बॉय बॉय इकट्ठे आ जाएंगे। तो इसलिए ये इस अरेंजमेंट में आप देखें कि बॉय गर्ल, बॉय से स्टार्ट करें तो फिर
ये आप अरेंजमेंट्स इजीली कर सकते हैं। तो गर्ल्स के लिए मैं मुख्तलिफ कलर ज़रा इस्तेमाल कर लूँ, ये करता हूँ। गर्ल्स के लिए ये पोजीशंस फिक्स्ड हैं, ये 4 पोजीशंस हैं, 4 गर्ल्स हैं। और ये बॉयज के लिए ये 5 पोजीशंस फिक्स्ड हैं। ठीक है, 5 ये बॉय इधर भी हो सकता था, इधर भी, इधर भी, इधर भी, किसी भी तरह ये बैठ सकते हैं आपस में। तो ये बॉयज आपस में कितनी अरेंजमेंट्स बॉयज की हो सकती हैं? 5 फैक्टोरियल। गर्ल्स की आपस में कितनी पोजीशन हो सकती हैं? 4 फैक्टोरियल। तो ये जब इकट्ठी लेंगे, अब काउंटिंग प्रिंसिपल लगा 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और ये इतना आ गया। मैं बड़ी तफसील से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि काउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है। ये अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि ये क्यों मल्टीप्लाई हुआ है और ये 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल क्यों है, ये आप दोबारा ये पीछे पूरा लेक्चर देखें, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगा। गौर से देखें, पढ़ें, समझें, और एग्जांपल्स भी इसकी अगर आप कहीं से देखना चाहें तो देखें। ये आपकी फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। ये देखें कितना, अगर ये क्वेश्चन 8-10 नंबर का, मुझे नहीं पता, मैं नहीं पेपर्स आपके देखता, मैं एफएससी, ये मेरा शौक था, मैंने ये पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं आप देखें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कम ही आपको बातें बताता हूँ, मैं आपको आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि इस सब्जेक्ट को कैसे लेना है, आगे मुस्तकबिल में कैसे आपने ये स्टडी करना है कि आगे चल के भी आपको, मेरा विजन ज़रा ज़्यादा बड़ा है, सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको चीज़ें नहीं करवा रहा। तो मुझे नहीं पता ये कितने नंबर का आएगा, शायद 8-10 नंबर का तो ये आना चाहिए, क्योंकि इसमें चाहिए छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आपका पीछे कंसेप्ट क्लियर है। ये थोड़ा सा उसको चेंज कर दे, वो बॉयज की जगह पर कॉज और कैमल्स कर दे, और नंबर आगे पीछे कर दे, और गोट्स भी बीच में डाल दे, तो फिर आप कैसे करेंगे? आपको तो ये समझ ही नहीं आएगी कि क्वेश्चन क्या हो रहा है। उसमें कोई कंडीशन और तरह की लगा दे कि दो ये गर्ल 1 और 2 साथ नहीं बैठ सकती, तो फिर आप उसमें क्या करेंगे? तो आपके लिए मशवरा यही है, आप दोबारा इसको देखें एक्सरसाइज को। ये सबको पहली दफ़ा में समझ नहीं आती, अगर आपने पहली दफ़ा में समझ लिया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट। ठीक है, चलें, इजाज़त दें। अगली एक्सरसाइज मैंने सारा वो चैप्टर कर लिया हुआ, मैंने हल, ये देखें, ये सब कर लिया हुआ है, अब बस मैं रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला जैसे ही अपलोड करूँगा नीचे आपके इसके नोट्स मौजूद होंगे इन एक्सरसाइजेस के, तो आप वो देख लीजिएगा। जो भी आप वीडियो देखते हैं उसके डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखा करें, नीचे यूज़फुल लिंक्स होते हैं, और वो आपके काम आएंगे। ठीक है जी, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।